हेलो एवरीवन। सभी लॉ स्टूडेंट्स और लीगल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में दिलचस्पी रखने वाले आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशल फॉर्मल लीगल केस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले पर बेस्ड है, जो बेसिकली ये तय करता है कि सीजीएसटी एक्ट के तहत स्टेट टैक्स अथॉरिटीज की पावर की लिमिट्स क्या हैं। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स का ये जजमेंट टैक्स लॉ प्रैक्टिस करने वालों के लिए सच में एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों की शक्तियों पर कैसे लगाम लगाई है। इस पूरे केस को डिकोड करने के लिए हम एक मॉडिफाइड आईरैक स्टाइल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। एजेंडा बहुत सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे केस के फैक्ट से, फिर प्रोविजनल अटैचमेंट के मेन इश्यू को समझेंगे। उसके बाद हम उस स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट और कैश क्रेडिट एग्जेम्पशन लॉ का एनालिसिस करेंगे जिसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और फाइनली कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर बात करेंगे। एकदम क्लियर रोड मैप है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, केस के फैक्ट्स और 2025 के बैंक फ्रीज। अब देखिए, ये पूरा विवाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्टेट टैक्स इन्वेस्टिगेटर्स के बीच शुरू हुआ था। मजे की बात यह है कि कंपनी नॉर्मल ट्रिब्यूनल या निचली अदालतों में नहीं गई। उन्होंने सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कैसे? भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत एक रिट पिटिशन फाइल करके। आपको तो पता ही है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब ऐसा लगे कि स्टेट अथॉरिटीज मनमानी कर रही हैं या अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। कंपनी को तुरंत लीगल इंटरवेंशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने सीधे हाईकोर्ट की अप्रोच ली। तो असल में हुआ क्या था? 12 मार्च 2025 को टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया और रातों रात कंपनी के 5 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। और ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ करंट अकाउंट्स या आईसीआईसीआई बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट ही ब्लॉक नहीं किया, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कैश क्रेडिट फैसिलिटीज भी फ्रीज कर दी। सोचिए, किसी भी चलते हुए बिजनेस के लिए ऐसा कदम उनके डेली ऑपरेशंस को पूरी तरह से ठप कर सकता है। सेक्शन 2, प्रोविजनल अटैचमेंट का मुद्दा। क्या ये अधिकारों का अतिक्रमण था? अब जाहिर है कंपनी चुप तो बैठने वाली नहीं थी। उनका मेन आर्ग्यूमेंट यही था कि ये पूरी तरह से एक मनमानी कार्रवाई है। मतलब 5 ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स को एक साथ फ्रीज कर देना, ये न सिर्फ अथॉरिटी से बाहर की बात थी, बल्कि सीधे तौर पर कानून का वायलेशन भी था। उनका साफ कहना था कि इस अनऑथोराइज्ड एक्शन ने उनके बिजनेस को अनफेयर तरीके से रोक दिया है। इस केस में सारा खेल टाइमलाइन का है। जरा इस क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास हुआ 12 मार्च 2025 को। ठीक एक साल बाद यानी 12 मार्च 2026 को एक बहुत ही क्रूशल स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट खत्म हो गई। और उसके बाद 30 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आता है। ये जो टाइम का गैप है ना, यही पिटिशनर के सबसे बड़े लीगल आर्ग्यूमेंट की नींव बना। और यहीं पर एक बहुत ही दमदार सवाल खड़ा होता है। एक ऑनगोइंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान कानून स्टेट की इन अनलिमिटेड पावर्स पर कैसे ब्रेक लगाता है? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ये आपको पता होना ही चाहिए। वैसे इससे पहले कि हम इस सीक्रेट लीगल रूल को अनकवर करें, अगर आपको ये डीप डाइव केस ब्रीफ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही लीगल एक्सप्लेनर्स आपके लिए लाते रहें। चलिए अब देखते हैं कानून की किताब क्या कहती है। सेक्शन 3, वैधानिक समय सीमा यानी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83(2). अब हम बात करते हैं उस एक्चुअल रूल की जिसने सब बदल दिया। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 83(2) एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिट सेट करता है। वो लिमिट है सिर्फ 1 साल। कोई भी प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम 1 साल तक ही वैलिड रह सकता है। ये कोई एडवाइस या सजेशन नहीं है, ये एक हार्ड एंड फास्ट लीगल बाउंड्री है। 1 साल खत्म मतलब उस ऑर्डर की लीगल वैल्यू खत्म। इस रूल को जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने एकदम सख्ती से लागू किया। उन्होंने अपनी रूलिंग में क्लियरली कहा कि ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी सेक्शन 83(2) के तहत अटैचमेंट का इफेक्ट अब खत्म हो चुका है। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? स्टेट के वकील ने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्हें भी पता था कि 1 साल की ये स्टैट्यूटरी घड़ी टिक टिक करके रुक चुकी है। सेक्शन 4, कैश क्रेडिट, छूट कानून और उधार ली गई धनराशि का नेचर। टाइम लिमिट तो एक्सपायर हो ही गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट का एक दूसरा बहुत बड़ा एंगल भी था। वो था इन अकाउंट्स का एक्चुअल नेचर। देखिए, एक करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट फैसिलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है।
करंट अकाउंट में कंपनी का अपना खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, लेकिन कैश क्रेडिट वो तो पूरी तरह से बैंक का पैसा है जो कंपनी को बस एक लोन या क्रेडिट लाइन की तरह मिला हुआ है। टैक्स रिकवरी लॉज इन दोनों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। और यहीं पर आता है सेटल्ड लॉ। कोर्ट ने इस एस्टैब्लिश्ड लॉ को रीआइटरेट किया कि टैक्स अथॉरिटीज कैश क्रेडिट अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच कर ही नहीं सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए, किसी टैक्स पेयर की फ्यूचर लायबिलिटी चुकाने के लिए आप बैंक के उधार दिए हुए पैसे को कैसे सीज कर सकते हैं? ये लॉजिक ही गलत है। बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 5, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर और कंपनी को मिली इमीडिएट रिलीफ। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला? कोर्ट ने स्टेट के एक्शंस को एक एक करके अनरोल कर दिया। पहला, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2025 का अटैचमेंट लैप्स हो चुका है। दूसरा, दोनों कैश क्रेडिट अकाउंट समेत 5 अकाउंट से फ्रीज तुरंत हटा दिया गया। तीसरा, कंपनी को पूरी फ्रीडम मिल गई कि वो अपने अकाउंट्स को नॉर्मली ऑपरेट कर सकें। और चौथा, कोर्ट ने सीधा बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस जजमेंट की ऑथेंटिकेटेड कॉपी के बेसिस पर तुरंत एक्शन लें। अगर हम कोर्ट की इस डुअल रीजनिंग को समराइज करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स इसलिए अनफ्रीज हुए क्योंकि सेक्शन 83(2) की 1 साल की टाइम लिमिट लैप्स हो गई थी। लेकिन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, उन्हें तो डबल प्रोटेक्शन मिली। वो टाइम लैप्स होने की वजह से तो अनफ्रीज हुए ही, साथ ही सेटल्ड लॉ के हिसाब से उन्हें वैसे भी अटैच नहीं किया जा सकता था। तो कैश क्रेडिट लाइंस के लिए ये एकदम बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन बन गई। पर हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस रिट पिटिशन से सिर्फ प्रोविजनल अटैचमेंट की प्रोसीजरल वैलिडिटी खत्म हुई है। मतलब जो एक्चुअल टैक्स डिस्प्यूट है ना कंपनी और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सब फ्यूचर प्रोसीडिंग्स के लिए ओपन है। तो देखा जाए तो ये प्रोसीजरल तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन मेन टैक्स केस अभी भी बाकी है। तो इस पूरे केस का बॉटम लाइन क्या है? यही कि स्टेट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर भी स्टैट्यूटरी क्लॉक टिक टिक कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सेक्शन 83(2) का ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट फ्यूचर में टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजी को कैसे बदलेगा? क्या आपको लगता है कि अब वो अपने एक्शंस में ज्यादा तेजी लाएंगे? इस सवाल पर जरूर सोचेगा, क्योंकि ये फैसला टैक्स लॉ की प्रैक्टिस में सच में एक गेम चेंजर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही सीखते रहिए।